दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा सी डिजास्टर टाइटैनिक जहाज का डूबना था, जिसका नाम सुनते ही आप सबके सामने 1997 में बनी जेम्स कैमरून की ब्लॉकबस्टर मूवी टाइटैनिक का सीन आया होगा, जिसमें ज्यादातर रोज और जैक की लव स्टोरी पर फोकस रखा गया ताकि लोगों का इस फिल्म में रोमांस और एडवेंचर को एक साथ देखने का इंटरेस्ट बना रहे। मगर चूंकि टाइटैनिक जहाज का डूबना एक दर्दनाक सानहा था, इसलिए हम इस वीडियो में आपको एक रोमानवी कहानी नहीं बल्कि इस वाकये से जुड़े वो तमाम दिलचस्प हकीकत बताएंगे जिनका इस फिल्म से कोई ताल्लुक नहीं। दोस्तों, ये जहाज उस वक्त का सबसे बड़ा बहरी जहाज था, जिसके बारे में मशहूर था कि ये कभी डूब नहीं सकता। लेकिन फिर कैसे 3 साल के अरसे में बनने वाला ये इतना बड़ा बहरी जहाज महज 3 घंटे भी समंदर में सरवाइव ना कर सका और अटलांटिक ओशन की गहराइयों की नजर हो गया। ये सब कब, कैसे और क्यों हुआ, इसका असल जिम्मेदार कौन था और ये अपने साथ कितनी कीमती जानें निकल गया, हम ये सब डिटेल्स इस वीडियो में जानेंगे। और अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज नॉलेज डिस्कवरी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, टाइटैनिक शिप, जिसका पूरा नाम टाइटैनिक RMS था, इसकी कंस्ट्रक्शन 1909 से शुरू हुई और 3 साल के बाद 1912 में जाकर मुकम्मल हुई। कहा जाता है कि इसे बनाने में तकरीबन 15,000 मजदूरों की मेहनत लगी और ये उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी मूविंग वाटर बॉडी थी, जिसकी लंबाई 269 मीटर और हाइट ऑलमोस्ट 53 मीटर थी। यानी ये जहाज तकरीबन 8 मंजिला इमारत से भी ज्यादा ऊंचा था और उस वक्त इसको बनाने में जो टोटल कॉस्ट आई वो $7.5 मिलियन थी, जो आज के हिसाब से अगर इन्फ्लेशन को देखें तो ये कॉस्ट तकरीबन $400 मिलियन के बराबर है। व्हाइट स्टार लाइन कंपनी वैसे तो बहुत बड़े बड़े शिप्स बनाती थी, मगर उसकी तरफ से बनाया गया टाइटैनिक RMS जहाज उस वक्त का सबसे बड़ा और लग्जरियस शिप था, जिसके बारे में ये कहना गलत नहीं था कि समुंदर की लहरों में तैरता हुआ ये एक खूबसूरत महल था जो उस वक्त किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं था, जिसमें स्टेन्ड ग्लास की विंडोज, शानदार वुडवर्क, एक हीटेड स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ, एक जिम, एक स्क्वाश कोर्ट, 4 रेस्टोरेंट्स, 2 बार्बर शॉप्स और एक लाइब्रेरी भी मौजूद थी। टाइटैनिक को बनाने के बाद व्हाइट स्टार लाइन की मकबूलियत और ज्यादा तब बढ़ी जब उन्होंने इस बहरी जहाज के बारे में ये मशहूर कर दिया कि ये शिप अनसिंकेबल है, जो कभी डूब नहीं सकता, क्योंकि इसके सेफ्टी फीचर्स ऐसे कमाल के थे जिस पर इस कंपनी का गरूर और दावा था कि इसको कोई ताकत भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि इस जहाज में 2 सेफ्टी फीचर्स ऐसे बनाए गए थे जो किसी जहाज में पहले कभी नहीं बनाए गए। इसका एक फीचर था डबल बॉटम हल का होना। दोस्तों, हल जहाज की मेन बॉडी को कहा जाता है, यानी इस डबल बॉटम हल का मतलब था कि इस हल की 2 लेयर्स बनाई गई थी। अगर नीचे से एक लेयर टूट भी गई तो दूसरी लेयर इसे बचा लेगी। और दूसरा फीचर इसका ये था कि इसके हल में 16 अलग अलग कंपार्टमेंट्स बनाए गए और अगर इनमें से 4 कंपार्टमेंट्स भी पानी से भर गए तब भी ये शिप डूब नहीं सकता, बल्कि समंदर में तैरता रहेगा। लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था, जिसका कभी उन्होंने तस्वुर भी नहीं किया था। इन्हीं फीचर्स की वजह से टाइटैनिक जहाज का दूसरा नाम अनसिंकेबल रखा गया। इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट ने तो पब्लिक को ओपनली ये बोल दिया कि दिस शिप इज अनसिंकेबल। और कंपनी की इस कन्विंसिंग पावर ने लोगों का टाइटैनिक जहाज पर सफर करने का तजस्सुस और बढ़ा दिया और लोग इसके महंगे टिकट भारी मिकदार में खरीदने लगे। 10 अप्रैल 1912 टाइटैनिक जहाज अपना पहला और आखिरी सफर साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क अमेरिका की तरफ शुरू करता है। इस जहाज के कैप्टन 62 साल एडवर्ड जॉन स्मिथ थे, जो अपने इस आखिरी बहरी सफर के बाद रिटायरमेंट लेने वाले थे। इस जहाज में कुल 2224 लोग मौजूद होते हैं, जिनमें से तकरीबन 1317 पैसेंजर्स और 907 क्रू मेंबर्स थे। और इस जहाज को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया था, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। फर्स्ट क्लास, जो सबसे महंगी टिकट खरीदने वाले लोगों के लिए बनाई गई थी, इसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, इंडस्ट्रियलिस्ट से लेकर दुनिया के अमीर तरीन इंसान मौजूद थे। इसका अंदाजा आप जॉन जैकब एस्टर फोर नामी शख्स से लगा सकते
हैं जिसकी नेटवर्थ उस वक्त 150 मिलियन डॉलर थी, जो आज के हिसाब से 3.5 बिलियन डॉलर बनती है। इसके अलावा इस शिप में सेकंड क्लास और थर्ड क्लास भी बनाई गई थी, जिसमें मिडिल क्लास और गरीब लोग भी सफर कर रहे थे। टाइटैनिक को अपने पहले सफर के 2 दिन बाद ही 12 अप्रैल 1912 को पहली आइस वार्निंग मिल गई। ये जहाज अटलांटिक ओशन पर तैरता हुआ बड़ी तेजी से न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ रहा था और इस समुद्री सफर में कई जगह बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ आ जाते हैं, जिनकी वजह से शिप्स को आइस वार्निंग्स दी जाती है। मगर इस तरह की वार्निंग्स अक्सर जहाजों को मिलती रहती है, जिसकी वजह से कैप्टन स्मिथ और उनके क्रू मेंबर्स ने इन वार्निंग्स को इतना सीरियस नहीं लिया और जहाज की स्पीड में कमी न की। दोस्तों, इसकी स्पीड 21.5 नॉट्स थी, जो तकरीबन 41 किलोमीटर पर आवर के बराबर होती है। कैप्टन स्मिथ ने जहाज की डायरेक्शन 1-2 बार तब्दील भी की, मगर इसकी स्पीड को नजरअंदाज किया। और इसकी एक वजह ये भी थी कि जहाज के कैप्टन को कंपनी की तरफ से ये ऑर्डर मिला था कि वो इसको जितना जल्दी हो सके न्यूयॉर्क पहुंचाए, ताकि ये जहाज दुनिया का तेज तरीन जहाज भी बन जाए। 14 अप्रैल 1912 टाइटैनिक को 7 और आइस वार्निंग्स दी जाती है, मगर इन्हें भी पहली वार्निंग्स की तरह सीरियस नहीं लिया जाता और पूरी तरह इग्नोर कर दिया जाता है। दिन ढलता है, टेम्परेचर कम होने लगता है और रात हो जाती है। बदकिस्मती से इस रात चांद भी आसमान पर नहीं होता और इस अंधेरी रात की सर्द लहरों में ये बहरी जहाज अपनी स्पीड को बरकरार रखे हुए अपनी मंजिल की तरफ पुरसुकून माहौल में बढ़ रहा होता है। इसमें सवार तमाम मुसाफिर रूटीन के मुताबिक अपने कामों में मसरूफ होते हैं, जिन्हें ये अंदाजा भी नहीं होता कि कुदरत इनके साथ इस रात क्या करने वाली है। दोस्तों, जहाज के ऊपर एक क्रोज नेस्ट बना होता है, जिसमें 2 लोग रीजनल ली और फ्रेडरिक फ्लीट बैठे जहाज के सामने आने वाली चीजों पर नजर रख रहे होते हैं, यानी आप इसे लुकआउट पॉइंट भी कह सकते हैं। मगर बदकिस्मती से क्योंकि चांद की रोशनी भी नहीं होती और इनके पास दूरबीन भी मौजूद नहीं थी, इसके अलावा सर्द और तेज हवाओं से उनकी आंखें पानी से भर जाती हैं, जिसकी वजह से विजिबिलिटी बहुत कम होती है। रात 11:39 पर फ्रेडरिक फ्लीट अचानक से अपने सामने एक बड़ा सा आइसबर्ग देखता है। वो जल्दी से 3 बार घंटी बजाता है और फिर फोन उठाकर ब्रिज पर मौजूद ऑफिसर को कॉल करके बताता है कि जहाज को जल्दी से मोड़ो, सामने एक बहुत बड़ा आइसबर्ग है। फर्स्ट ऑफिसर ये इंस्ट्रक्शन सुनते ही इंजन रूम को मैसेज देता है कि जहाज को फौरन लेफ्ट की जानिब मोड़ो, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि जहाज अब आइसबर्ग के बहुत करीब था। और ठीक 1 मिनट बाद 11:40 पर जहाज की बो का राइट वाला हिस्सा पूरे 10 सेकंड तक आइसबर्ग के साथ रगड़ खाता रहा, जिसकी वजह से शिप में काफी बड़ा डेंट पड़ गया और शिप की फ्रंट राइट साइड की बॉडी में होल्स होना शुरू हो गए, जिसके बाद पानी फुल प्रेशर से शिप के कंपार्टमेंट्स में दाखिल होने लगा। दोस्तों, वीडियो के शुरू में हमने टाइटैनिक के 2 सेफ्टी फीचर्स बताए थे। एक इसका डबल बॉटम हल था, मगर बदकिस्मती से ये हुआ कि जो साइड जहाज की आइसबर्ग से टकराई वहाँ सिंगल लेयर ही मौजूद थी। और एक सेफ्टी फीचर ये भी था कि अगर शिप के 16 कंपार्टमेंट्स में से 4 कंपार्टमेंट्स भी पानी से भर गए तो शिप फिर भी डूब नहीं सकता। मगर अनफॉर्चुनेटली टकराव के कुछ सेकंड बाद ही जब कैप्टन स्मिथ और इस शिप के आर्किटेक्चर थॉमस एंड्रयूज ने इस जहाज के नक्शे को देखा कि आखिर शिप को कितना नुकसान हुआ है, तो उन्हें पता चला कि इसके 16 में से 6 कंपार्टमेंट्स में पानी भर चुका है और अब इस जहाज को डूबने से नहीं बचाया जा सकता। ठीक टकराव के 20 मिनट बाद 12 बजे के करीब कैप्टन स्मिथ जहाज के सीनियर रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स को रेडियो से डिस्ट्रेस सिग्नल्स भेजने का कहते हैं कि अगर कोई आसपास शिप मौजूद हो वो ये सिग्नल्स कैच करके जल्द से जल्द हेल्प को पहुंचे। जैक फिलिप्स लगातार डिस्ट्रेस सिग्नल्स भेजता रहता है और कुछ ही टाइम बाद अचानक RMS कारपेथिया नामी जहाज ये सिग्नल कैच करता है और जैक फिलिप्स को हेल्प करने की यकीन दहानी दिलाता है और अपना जहाज टाइटैनिक की तरफ मोड़ता है। मगर ये जहाज टाइटैनिक से 107 किलोमीटर दूर था और अगर वो अपनी फुल स्पीड से भी इसकी तरफ बढ़ता तब भी उसको पहुंचने में कम से कम 4 घंटे लगते। टाइटैनिक जहाज पर बाकी क्रू मेंबर्स रॉकेट्स और फ्लेयर्स हवा में जलाते हैं ताकि इनको देखकर कोई इनकी मदद को आ जाए, मगर कोई भी अब तक इनकी मदद को नहीं पहुंचता। इसी दौरान कैप्टन ऑर्डर दे देते हैं कि पैसेंजर्स को अब सेफ्टी बोट्स के जरिए जहाज से निकाला जाए और प्रोटोकॉल ये होता है कि पहले औरतों और बच्चों को ही भेजा जाएगा। लेकिन बहुत से पैसेंजर्स अब भी ये समझ रहे होते हैं कि ये जहाज
जहाज तो अनसिंकेबल है, हमें कुछ भी नहीं होगा और शायद इसी वजह से पहली लाइफ बोट जो समंदर में उतारी जाती है उसमें सिर्फ 28 लोग ही भेजे जाते हैं, जबकि इस पर बैठने की कैपेसिटी टोटल 65 लोगों की थी। दोस्तों टाइटैनिक जहाज में इस तरह की सिर्फ 20 लाइफ बोट्स ही रखी गई, जिनमें महज 1200 के करीब लोग ही पूरे किए जा सकते थे, जबकि जहाज में कुल 2224 लोग मौजूद थे। इस जहाज के बनाने वालों को लगता था कि ये जहाज तो इतना सेफ है कि इसे खुदा भी चाहे तब भी ये डूब नहीं सकता, और इसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से उन्होंने जहाज में लाइफ बोट्स भी पूरी नहीं रखी। अब रात के 1 बजे जहाज के बाकी कंपार्टमेंट्स में भी पानी इतना भर चुका था कि जहाज अब आगे की तरफ टिल्ट करने लगा। उसका अगला हिस्सा यानी उसकी बो पानी में डूबना शुरू हो गई और उसका पिछला हिस्सा ऊपर की तरफ हवा में उठ गया। अब पैसेंजर्स को ये रियलाइज हो चुका था कि ये शिप वाकई ही डूबने लगा है, और इसी वजह से उन सब में खौफ से धक्का मुक्की और गहमा गहमी शुरू हो गई, क्योंकि हर कोई लाइफ बोट पर बैठकर अपनी जान बचाना चाहता था। आखिर रात के 2:05 पर आखिरी लाइफ बोट भी पानी में उतार दी गई और अब जहाज पर 1500 से ज्यादा पैसेंजर्स मौजूद थे जो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। लाइफ बोट्स पर मौजूद अपनी आंखों से ये मंजर देखने वाले आई विटनेसेस ने बताया कि तकरीबन 2:20 पर जहाज पूरी तरह वर्टिकल डायरेक्शन में टिल्ट हो गया और एक इलेक्ट्रिक शॉक से उसकी तमाम लाइट्स भी बंद हो गई। लोगों के चीखने चलाने की आवाजें सुनाई देने लगी, जो एक इंतहाई खौफनाक मंजर था। इसके बाद जहाज 2 टुकड़ों में टूटकर अटलांटिक ओशन में डूब गया। कुछ पैसेंजर्स तो इसके साथ ही काले समंदर की गहराई में डूब गए, और जिनको तैरना आता था वो भी ज्यादा देर पानी में सरवाइव ना कर सके, क्योंकि पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस था, जिसमें कोई इंसान सिर्फ चंद ही मिनट जिंदा रह सकता है। दोस्तों ये अनसिंकेबल जहाज 2:40 पर मुकम्मल डूब चुका था। इसके डूबने के तकरीबन 1-1.5 घंटे बाद करीब 3:30 से 4 बजे RMS कारपेथिया जहाज जब इसकी हेल्प करने पहुंचा तो उसे सिर्फ पानी में फ्लोट करती हुई ठंड से जमी हुई बॉडीज ही मिलती हैं, और इसके अलावा इन्हें सिर्फ लाइफ बोट्स पर मौजूद पैसेंजर्स को ही सेफली अपने साथ ले जाने का मौका मिलता है। कहा जाता है कि इस जहाज के कैप्टन आखिर तक इस जहाज में लोगों को बचाते रहे और इसके साथ ही डूब गए, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने खुद को गोली मारकर सुसाइड कर ली थी। दोस्तों इस जहाज में कुछ म्यूजिशियन भी मौजूद थे जो आखिरी वक्त तक म्यूजिक प्ले करते रहे और अपने म्यूजिक से लोगों को हौसला देते हुए बड़ी बहादुरी से अपनी जान दे देते हैं। इसके अलावा एक ऐसा कपल भी इस जहाज में मौजूद था जिन्होंने अच्छाई और मोहब्बत की एक मिसाल कायम कर दी। दोस्तों आइसोडोर स्टोरस नामी एक बिजनेसमैन था जिसे लाइफ बोट पर बैठने का कहा गया, मगर उसने ये बोलकर इनकार कर दिया कि जब तक टाइटैनिक में मौजूद औरतों और बच्चों को पूरा नहीं किया जाएगा वो तब तक नहीं बैठेगा, और उसकी बीवी आइडा स्टोरस ने ये बोलकर लाइफ बोट पर बैठने से इनकार कर दिया कि मैंने अपनी जिंदगी के बहुत से साल अपने शोहर के साथ गुजारे हैं, तो मैं उसे अब अकेला नहीं छोड़ सकती। और दोनों ने अपनी इसी किस्मत को एक्सेप्ट किया और एक दूसरे के साथ लेटे हुए ही डूब गए। दोस्तों इस सी डिजास्टर में जिन 1500 लोगों की मौत हुई उनमें से सिर्फ 337 लोगों की लाशें ही मिली, और बाकी कहाँ गए उनका आज तक कुछ पता नहीं चला। आज टाइटैनिक जहाँ मौजूद है उस जगह को मिडनाइट जोन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती, और ये 12,000 फीट से भी ज्यादा गहराई है जहाँ आज भी टाइटैनिक का मलबा पड़ा हुआ है। और इस मलबे को ढूंढने में साइंटिस्ट को 70 साल से भी ज्यादा का अरसा लगा, जिसे सितंबर 1985 में पहली बार अमेरिकन ओशनोग्राफर रॉबर्ट ने फाइंड किया। साइंटिस्ट का कहना है कि टाइटैनिक का ये मलबा 2030 तक बिल्कुल गायब हो जाएगा, क्योंकि पानी में मौजूद बैक्टीरियाज इसको धीरे धीरे खा रहे हैं। इतने बड़े सी डिजास्टर के बाद बहुत सी इंक्वायरीज बैठी और इसका असल जिम्मेदार कौन था इस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। दोस्तों क्या हो अगर आपको ये पता चले कि उस रात SS कैलिफोर्निया नामी एक जहाज टाइटैनिक के सिर्फ 37 किलोमीटर के फासले पर ही मौजूद था, और टाइटैनिक को जो लास्ट आइस वार्निंग मिली थी वो इसी जहाज की तरफ से दी गई थी। ये जहाज टाइटैनिक के इतना करीब था कि टाइटैनिक पर मौजूद एक क्रू मेंबर ने भी इसे हॉरिजॉन पर देखकर ये बोला कि परेशानी की कोई बात नहीं, हमारे करीब एक जहाज मौजूद है जो हमें जल्द बचा लेगा। मगर सवाल ये है कि फिर ये क्यों टाइटैनिक की हेल्प करने नहीं पहुंचा। जब ये सवाल उठाया गया तो पता चला कि SS कैलिफोर्निया जहाज ने अपना रेडियो 11:15 के करीब आखिरी वार्निंग देने के बाद बंद कर दिया था, जिसकी वजह से उसे कोई
डिस्ट्रेस सिग्नल रिसीव नहीं हुआ और मजीद इन्वेस्टिगेशन के बाद ये भी पता चला कि इस जहाज के क्रू मेंबर्स ने टाइटैनिक जहाज पर चलाए गए रॉकेट्स और फ्लेयर्स को भी देखा था और अपने कैप्टन स्टॉनले लॉर्ड को इसके बारे में आगाह भी किया। लेकिन इनके कैप्टन ने ये कहकर इसे सीरियस नहीं लिया कि टाइटैनिक जहाज में तो अमीर लोग सफर करते हैं और शायद वो कोई पार्टी वगैरह कर रहे होंगे, लेकिन इतने बड़े इंसिडेंट में सिर्फ कैप्टन स्टॉनले लॉर्ड ही जिम्मेदार नहीं थे, बल्कि इस जहाज को बनाने वाली कंपनी ही इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार थी, जिसने ना तो पूरी लाइफ बोट्स रखी क्योंकि उसको अपने सेफ्टी फीचर्स पर गरूर था, और ना ही उन्होंने कैप्टन स्मिथ को इसकी स्पीड कम करने के ऑर्डर्स दिए और आइस वार्निंग्स को भी मुसलसल इग्नोर करते रहे। उम्मीद है आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए कमेंट सेक्शन पर अपनी राय जरूर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।